नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव आयोग ने किया विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होगा मतदान। कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने लगाई कई पाबंदियां। पीएम की सुरक्षा चूक मामले में खुली चन्नी सरकार की पोल। सरकार ने पहले ही बना लिया था सीक्रेट प्लान, जानबूझकर पीएम मोदी के लिए बनाया था ट्रैप। हटाए गए पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही का था आरोप। सिद्धू ने मुख्यमंत्री से लड़कर बनवाया था डीजीपी। टिकट बंटवारे पर भिड़े आप नेता, एक दूसरे को जमकर पीटा। अपने ही कार्यकर्ताओं से डरकर पिछले दरवाजे से भाग निकले राघव चड्ढा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी को दी बड़ी राहत। इस संगठन का FCRA रजिस्ट्रेशन हुआ बहाल। अब विदेश से फंड प्राप्त कर सकेगा। आज की सबसे बड़ी खबर 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा। 14 फरवरी को पंजाब, गोवा और उत्तराखंड में एक फेज में चुनाव होंगे, तो वहीं मणिपुर में 2 फेज में चुनाव होंगे। 10 मार्च को वोटों की गिनती होगी। उसी दिन सारे नतीजे आ जाएंगे। इस बीच कोरोना को देखते हुए चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक सभी रैलियों, नुक्कड़ सभाओं, रोड शो पर बैन लगा दिया है। इसके बाद इस पर रिव्यू किया जाएगा। डॉक्टर साहब, क्या लगता है कि कोरोना के बीच चुनाव होना सही है? भाई, चुनाव करवा क्यों रहे हो? रैली बंद, नुक्कड़ सभा बंद, कैंपेनिंग बंद, ऐसे ही डिसाइड कर लिया करो। मुझे समझ में नहीं आता भाई, इतना आसमान क्या गिर जाएगा? 2 महीने के बाद भी अगर चुनाव होते तो कौन से आपत्ति आ जाएगी? आप ये भी कह रहे हो भाई कोरोना का ये पालन होना चाहिए, वो पालन, कोई कुछ नहीं करेगा। लोगों की मौत होगी तो कौन जिम्मेदार होगा? सबको अपनी सियासत चमकानी है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने जाकर के कह दिया कि नहीं नहीं, हमारी तैयारी पूरी है। जनता मरे तो मरे, अधिकारी मरे तो मरे, चुनाव की ड्यूटी पर जिसकी मौत हो जाए हो जाए। हमारी राजनीति, हमारी प्रिपरेशन, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। तो ये तो बेकार की बातें हैं। अब चुनाव की घोषणा हो गई है। 15 तारीख तक बैन लगाया गया है। आज़ाद भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई है। दुनिया में कहीं पे भी ऐसी बात नहीं होती कि भाई आप चुनाव घोषणा भी कर दो और कह दो भाई कैंपेनिंग बंद। अब 15 तारीख तक जिस लॉजिक से आपने इन सारी पाबंदियां लगाई हैं, 15 तारीख तक कोरोना की संख्या जो अभी आ रही है उससे ज़्यादा हो गया तो क्या करोगे? फिर आपको एक्सटेंड करना होगा। फिर उसके बाद भी अगर कम नहीं होता तो फिर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। मतलब बिना बारात के दूल्हा को जो है आप, बहुत विचित्र स्थिति है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है भाई ये क्यों हो रहा है। बट इलेक्शन कमीशन है, उनके पास ये एक अधिकार है कि वो तारीख तय कर सकते हैं, तो उन्होंने कर दिया है। इसके ऊपर कोई सवाल भी नहीं उठाया जा सकता। लेकिन जो हो रहा है वो गलत है। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक की, जिस पर कांग्रेस लगातार बैकफुट पर है। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि अंतिम क्षणों में पीएम ने सड़क मार्ग पर आने का प्लान बना लिया था और वो जानबूझकर सड़क मार्ग पर आए। जबकि चन्नी सरकार का एक 32 पन्नों का रिपोर्ट सामने आया है, जिसमें एक सीक्रेट सुरक्षा और रूट प्लान पहले से ही तैयार कर लिया गया था। इस रूट प्लान में बताया गया है कि बाकायदा आसपास के 4 जिलों के अफसरों के अलावा अन्य कई पुलिस के आला अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि उन्हें किस तरह से पूरे रूट पर तैनात रहना है। चन्नी सरकार का ये इंटरनल दस्तावेज पंजाब सरकार के झूठ को पूरी तरह से बेपर्दा कर रहा है। डॉक्टर साहब, चन्नी सरकार का झूठ तो पकड़ा गया, आगे क्या हो सकता है? होगा क्या? कुछ नहीं। राजनीति हो रही है। उधर आप देखिए, ये जो गद्दार का यार जो है, इमरान खान का छोटा भाई, बाजवा से गले लगने वाला ये सिद्धू, वो कह रहा है कि भाई जानबूझकर प्रधानमंत्री ने अचानक से प्लान बना लिया। चन्नी कह रहा है कि भाई हमारी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं थी, ये अचानक से बना दिया गया।
मीडिया में कुछ, पत्रकारों से कुछ, लोगों से झूठ, और सरकारी दस्तावेज जो इंटरनल रिपोर्ट है वो बता रहा है कि भाई अल्टरनेटिव रूट न सिर्फ तैयार कर लिया गया था बल्कि उसके ऊपर रिहर्सल भी हुआ। मंगलवार को रिहर्सल भी किया गया, किसकी किसकी ड्यूटी कहां होगी वो सब भी तय था। तो दोनों ही बात कैसे हो सकती है कि आपकी पुलिस, आपकी एजेंसी वो सारा इंतजाम भी रखी हुई थी कि किस किस रास्ते से जाना। और यह भी मैं आपको बता दूं, 3 रास्तों को चिन्हित किया गया था जो मेन रूट था उसके अलावा। और कल हमने किस तरीके से कैपिटल टीवी ने इस चीज का खुलासा किया था कि लगातार वहां का डीजीपी बातचीत कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी एसपीजी को यह जानकारी नहीं दी कि प्रधानमंत्री के रास्ते आगे लोग जमा हो रहे हैं। वहां पे अनाउंसमेंट करके लोगों को जमा किया जा रहा था और वहां की पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। और चन्नी ये फोन भी उठाने की जहमत इसने नहीं की। तो ये तो साजिश है। इन लोगों के खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों का स्थान जेल के अंदर है। इसके ऊपर राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, अगली बड़ी खबर भी पंजाब से आई है जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक से जुड़े मामले में नया मोड़ आ गया है। पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को उनके पद से हटा दिया गया है। इन पर पीएम मोदी की सुरक्षा में लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए गए थे। नोट करने वाली बात यह है कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू, जिन्होंने आईपीएस अधिकारी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मुख्यमंत्री चन्नी से लड़कर डीजीपी बनाया था, डीजीपी के बचाव में बेहद हमलावर हो उठे हैं। सरकार के सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू ने ही सबसे पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ बयान दिया था। सिद्धू ने कहा था कि किसान साल भर तक प्रदर्शन करते रहे, आपको 15 मिनट इंतजार करना पड़ा तो आप परेशान हो गए। सिद्धू ने चट्टोपाध्याय को बचाने की लाख कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। सर, पंजाब के डीजीपी की तो छुट्टी हो गई, क्या माना जाए कि ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा? नहीं, ये चल रहा है ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन छुट्टी इस बात के लिए नहीं हुई है कि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक कर दी। ही इज द मेन कल्प्रिट। अगर प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाते हैं तो ये सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां की डीजीपी की होती है जी। और ये आंख मिचौली करता रहा। अब हुआ क्या है इसको समझिए। ये कितनी बड़ी साजिश है और नवजोत सिंह सिद्धू से ये सवाल तो जरूर करना चाहिए। ये व्यक्ति इसलिए हटाया गया क्योंकि ये डीजीपी के पद पे रहने योग्य नहीं है। और ये योग्यता कौन तय करता है? तो ये योग्यता यूपीएससी तय करता है कि कौन व्यक्ति डीजीपी हो सकता है। करीब 1.5 सप्ताह पहले यूपीएससी ने 2 लोगों के नाम दिए थे। इनको तो जबरदस्ती लड़ झगड़ के, चन्नी से बकायदा लड़ झगड़ करके, राहुल गांधी से फरमान जारी करवा के जो डीजीपी थे उनको हटवा करके अपने चॉइस के डीजीपी को आपने रखवाया जी। कोहिनूर का हीरा ढूंढा था इस चट्टोपाध्याय को। यूपीएससी से जो 2 नाम गए थे उसमें इनका नाम नहीं है। यूपीएससी ही तय करती है जो डीजीपी की का जो अपॉइंटमेंट होता है उसका भी आप समझ लीजिए कि सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी लिस्ट देती है कि ये अधिकारी हैं जो हमें लगता है कि ये सुटेबल है। अब उनमें से यूपीएससी का एक पैनल तय करता है कि इसमें से 2-3 नाम कौन हैं जो सबसे सुटेबल हैं, और वो वापस रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर के पास जाता है और चीफ मिनिस्टर जो यूपीएससी ने 2-3 नाम दिए हैं उनमें से एक को चूज करके बना सकते हैं। अपने मन से नहीं, उसी 3 में से होना चाहिए। अब 1.5 सप्ताह पहले 2 लोगों का नाम गया। उस 2 लोगों में इनका नाम नहीं था क्योंकि ये लड़ झगड़ करके जबरदस्ती उनके ऊपर प्रेशर करके बनाया गया था। अब सवाल क्या है कि सिद्धू ये जो इमरान खान का छोटा भाई है, माने गद्दारों का ये जो यार है, इसने लड़ झगड़ करके बनवाया और ये कांड करवा दिया। द पॉइंट इज, इस व्यक्ति ने इतना बड़ा गुफफ क्यों होने दिया? इस व्यक्ति ने लगातार 12 बार 1 घंटा 45 मिनट बठिंडा एयरपोर्ट से फिरोजपुर आने तक के दौरान जो
ट्रैवल टाइम है 1 घंटा 45 मिनट। इस दौरान इसने एसपीजी के आईजी से 12 बार बातचीत की। इसने क्यों नहीं बताया कि प्रधानमंत्री के रास्ते लोग जमा हो गए हैं? और ये इंसिडेंट कि वहां पे पाकिस्तानी बोट मिल रहा है, 5-7 पाकिस्तानी घुस आए हैं। फिरोजपुर से सटा हुआ डिस्ट्रिक्ट है मोगा, मोगा में हथियार मिले हैं। तो वो सारी चीजों को अगर आपको रिलेट करें जी। तो एक बहुत बड़ी साजिश की बदबू आ रही है। और इस व्यक्ति को हटाया गया है, ये आई वॉश है। ये आई वॉश इसलिए है कि चन्नी उसको समझ में नहीं आ रहा अब क्या करें। अगर कोई साजिश नहीं है, ये काम चन्नी के द्वारा किया जा रहा था, तब तो ये आदमी को अरेस्ट करना चाहिए। ये अपने आप उगल देगी सारी बातें, अपने आप बोलना शुरू कर देगा। ही विल स्टार्ट सिंगिंग कि हमने क्यों नहीं फोन किया, हमने क्यों किसानों को नहीं हटाया, हमें किसका आदेश आ रहा था। क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जब तक डीजीपी था ये चन्नी की बात कम और सिद्धू की बातें ज़्यादा सुनता और समझता था। जी डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं केजरीवाल की पार्टी में नौटंकी की। आम आदमी पार्टी में पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ही फूट नजर आने लगी है। टिकट बंटवारे के दौरान आप नेताओं में मारपीट होने लगी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जमकर पीटा और पार्टी के पंजाब मामलों के सह प्रभारी राघव चड्ढा का भी घेराव किया। ये वाकया तब हुआ जब राघव चड्ढा जालंधर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच कुछ आप कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। देखते ही देखते नौबत मारपीट तक आ गई। हंगामा इतना बढ़ गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राघव चड्ढा चोर हैं कि नारे लगने लगे। आखिर में कार्यकर्ताओं का रुख देखकर राघव चड्ढा को पीछे के दरवाजे से भागना पड़ गया। ये कार्यकर्ता टिकट वितरण से असंतुष्ट थे और इनमें से कई दावेदार भी थे। सर, चुनाव से पहले ही आम आदमी पार्टी में फूट की खबर केजरीवाल के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। फूट कहाँ है? ये बॉक्सिंग खेल रहे थे। तस्वीरें देखी हमने, खूब पूरी लड़ाई चल रही थी जोश के साथ। हाँ, क्यों हुआ ये? हुआ ये कि आम आदमी पार्टी का ये धंधा हो गया है। ये राजनीति को सुधारने आए थे और जितनी जल्दी राजनीति की तमाम गंदगियां, तमाम रोग केजरीवाल ने अपनी पार्टी और अपने में लगाई है, वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। भाई, कांग्रेस पार्टी इस हद तक पहुंची है तो 70 साल 150 साल लगा है ना? सालों लग जाते हैं पोल्यूट होने में। इतना जल्दी ये मिस्टर हरिश्चंद्र, मिस्टर ईमानदार, ये जो नटवर लाल है, इसकी पार्टी के कार्यकर्ता ही ये आरोप लगा रहे हैं कि 3-3 करोड़ रुपए में ये पंजाब में एमएलए का टिकट बेच रहा है। तो जो कार्यकर्ता है उसको संट कर दिया जा रहा है। जो धन्ना सेठ हैं, ये बवाल क्यों मचा है? बीजेपी के किसी लीडर को बुला लिया, उसको टिकट दे रहा है, कार्यकर्ता को छांट दिया। तो वहां नारे लग रहे थे राघव चड्ढा चोर है। यही आरोप पिछली बार संजय सिंह पे लगा था। और इन लोगों का काम कुछ नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, आम आदमी पार्टी के लोग ही फोन करके बताते हैं कि ये लोग जाते हैं पंजाब में सिर्फ ऐश मौज करने जाते हैं। वहां पे पिछले चुनाव में यही काम यही होता था इन लोगों का। गए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, 3-4 कार्यकर्ताओं से मिले और फार्म हाउस किसी धन्ना सेठ के ऊपर कार्यकर्ता जो है वो अन्ना हजारे का टोपी लगा रहा है कि स्वराज चाहिए, और स्वराज कहीं और बट रहा है। और ये यहाँ पे सारे टिकट जो है सब पैसे वालों को भेज दिया गया और इलेक्शन के दौरान सारे खालिस्तानी आगे प्रचार प्रसार करने के लिए। कनाडा से पैसा आता है। ये आम आदमी पार्टी, ये देश के लिए एक रोग है, इससे संभल के रहना चाहिए। और जो लोग आम आदमी पार्टी के साथ हैं वहाँ, उनको इस चुनाव में भी समझ में आ जाएगा कि भाई आप ईमानदारी और ये वो सारी चीज़ें जो है आप उसको एकदम साइड कर दें। जैसी और बाकी दूसरी पार्टियां हैं भ्रष्ट, करप्ट, और आम आदमी, इसमें कोई फर्क नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आज की आखिरी बड़ी खबर ममता बनर्जी के झूठ पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के FCRA रजिस्ट्रेशन को फिर से बहाल कर दिया है। इसका मतलब ये है कि संगठन अब विदेश से फंड प्राप्त कर सकेगा और बैंकों में पड़े पैसे का भी लाभ उठा सकेगा। मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक कैथोलिक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1950 में नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने की थी। गृह मंत्रालय ने 25 दिसंबर को FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण के लिए मदर टेरेसा द्वारा कोलकाता में
स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी के आवेदन को पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण खारिज कर दिया था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने यह अफवाह उड़ा दी कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी के खाते को सीज कर दिया गया है। बाद में भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया कि संस्था ने खुद बैंक को खातों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। सर, आखिर ये पूरा मामला है क्या? मामला बहुत ही सिंपल है। मोदी सरकार तमाम उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो धर्मांतरण के लिए जुड़े हुए हैं, जो उस तरह के फर्जी एनजीओज हैं, जो विदेशी चंदा लेकर के आते हैं और हिंदुस्तान में जो है अलग अलग तरह के काम करते हैं। मदर टेरेसा का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो वैसे ही उसको आसमान में बिठा के रखता है। काम इनका कन्वर्जन का है, प्लेन एंड सिंपल। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से कोरोना को अवहेलना करते हुए कलकत्ता में ममता बनर्जी खुद क्रिसमस सेलिब्रेशन पे लाखों की भीड़ पार्क स्ट्रीट के ऊपर, तो वहाँ पे मुस्लिम क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, तो अचानक से 6000 इस तरह के एनजीओज के ऊपर कार्रवाई हुई कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन एफसीआरए क्या है, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ये ज़रूरी होता है कि जिसके जरिए ही, जिसके मार्फत ही आप विदेश से पैसा हिंदुस्तान ला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं ला सकते। तो उन सारे 6000 ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया, क्योंकि इन लोगों से बार बार कहा जा रहा था। अब ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी है, इनका रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर को ही खत्म हो रहा था। तो केंद्र सरकार ने कहा कि भाई ये जो फॉर्मेलिटीज़ है आप भरिए उसको। तो इन लोगों की तरफ से नहीं भरा गया, क्योंकि ये लोग तो आसमान में भी रहते हैं वैसे भी। इनको लगता है कि भाई सोनिया गांधी की सरकार चल रही है, मत करो। मैं आपको बता दूं, मैं ये कठोर शब्दों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इन लोगों का दिमाग खराब था। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ये एनजीओज बाहर से पैसा लेकर के आते थे, हिंदुस्तान में हर तरह की गंदगी फैलाते थे और इनकम टैक्स रिटर्न तक नहीं भरते थे। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, किस पे खर्च हो रहा है, इसका कोई हिसाब किताब आप नहीं देंगे। भाई ये तो पता चले देश को कि भाई पाकिस्तान आईएसआई तो नहीं फंड कर रही है, चीन तो फंड नहीं कर रहा। और जब उसमें सरकार चलाने वाले लोग ही चाइना से फंडिंग कराते थे अपने अपने एनजीओ में, तो दूसरे को कौन रोक सकता है। लेकिन मोदी सरकार आई तो इन लोगों से अकाउंटेबिलिटी, तो वो इन लोगों ने नहीं भरा था जी। तब इन लोगों को और रिमाइंडर दिया गया तो ये मदर टेरेसा के जो ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग जो हैं, चैरिटी वाले, इन लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स को कह दिया था कि बैंक्स को कि अभी इस विदेशी खाते के ऊपर आप कोई ऑपरेशन मत करना, ना पैसा निकालना, पैसा डालना, अदरवाइज ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप उस पर एक्सचेंज करोगे तब तो आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। अब जब ये बात ममता बनर्जी तक पहुंची, ममता बनर्जी ने फौरन ट्वीट कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, हाय तौबा कि भाई मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन को बंद किया जा रहा है। पूरे देश भर में जो क्रिश्चियन जो है वो भी आश्चर्यचकित कि भगवान, ये मोदी सरकार तो क्रिश्चियंस को के ऊपर इतना बड़ा अत्याचार कर रही है। अब देखिए कितनी गंदगी है, दिमाग कितना पोल्यूटेड है इन लोगों का जी। और मदर टेरेसा के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप कार्रवाई करते हैं, पूरा क्रिश्चियन वर्ल्ड उसके ऊपर ध्यान देगा, छोटी सी खबर होगी और झूठ अफवाह, ये काम ममता बनर्जी ने कर दिया। अब उसके बाद हलचल मची, गृह मंत्रालय को सामने आकर के बोलना पड़ा कि भाई हमने किसी का बैंक अकाउंट सीज नहीं किया है, हम बस जो प्रक्रिया है जो सब लोग पूरा कर रहे हैं उनको हम वापस रजिस्ट्रेशन दे रहे हैं। तो वो प्रक्रिया पूरी हुई और गृह मंत्रालय ने कहा कि भाई ठीक है, आपने कागज दे दिया, सब कुछ पूरा हो गया, सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो गए, आपका रजिस्ट्रेशन ये लीजिए, अब मंगवाइए, आप जो करना आप कीजिए, लेकिन अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा। तो इस देश को बदनाम करने के लिए, और ये ममता बनर्जी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहती है, मतलब देश को पूरी दुनिया में आप बदनाम करने का एजेंडा चलाओ और देश का प्रधानमंत्री भी बनना चाहो। ये कैसे कैसे लोग हैं भाई, बड़े चमत्कारी लोग हैं, वो धन्य है बंगाल की जनता, कैसे कैसे लोगों को माथे पे बिठाकर बैठी हुई है। सर, इतनी बेहतरीन जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।